हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र पूर्व अवलोकन सीरीज का पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 का वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का नया चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेज की संगठक थी? तो इसमें कौन सी निधि थी? बी, 1 और 2। लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का संबंध का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है किसके लिए? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया था। इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? ये किया गया था जमींदारों से। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ये किया गया था, हमने देखा, जमींदारों के साथ। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? क्या जो ए, बी और सी उपयुक्त कथन में से कोई नहीं है? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई स्थायी बंदोबस्त वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, लेकिन जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह प्रति आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। उसके बाद जमींदारों एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी वैदिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्पष्ट है कि अविस्पष्ट विकल्प डी होगा। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसका कारण क्या था? जमींदार जो भी थे उनके ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ये था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। कब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था? कब किया गया था? 1885 में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? तो किसने किया था? ये किया था अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुंडो ने। सर टॉमस मुंडो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। ये थे रैयतवाड़ी से। टॉमस मुंडो किससे संबंधित थे? रैयतवाड़ी से। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित थी पश्चिम भारत और दक्षिण भारत दोनों में। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित थे? मद्रास में थे मुंडो। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुंडो ने। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? यह लागू हुआ था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की थी? मद्रास रेसिडेंसी से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? 1, 2, 3 तीनों सही है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रैयतवाड़ी प्रथा। नीचे दिए गए कथनों में एक और बी के बारे में कहा गया है। कथन क्या है? एक, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण क्या है? इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो कौन सही है? ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या भी करता है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? ये हुआ 1900 में। असम में सर्वाधिक चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? असम में सर्वप्रथम जो चाय कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई? ये हुई 1839 में।
निम्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर क्या है। तो जजमानी, बाराबलूट, मिरासी और अडाडे। तो जजमानी जो थी उत्तर भारत में थे, बाराबलूट महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक में। दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अगवा सिद्धांत, जिसको ड्रेन थ्योरी कहते हैं, की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है। तो ये कौन सा है? बी। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादाभाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन का निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? कौन थे? तीनों, दादाभाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। कौन दादाभाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे? सर सैयद अहमद खान। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादाभाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस दल से उन्होंने लड़ा था? उदारवादी दल से। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करना के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादाभाई नौरोजी ने। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? 1 और 2 दोनों सही हैं। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा गया है? ये कहा गया आर्थर कॉटन को। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग, बेनियान, मिराजदार। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? औरंग जो है राज्यकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। तो कौन क्या सही है इसमें? बी। 2 और 3 सही है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था क्या? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभावों की सही व्याख्या करता है? कौन सी व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। अब हमारा अगला चैप्टर है 1857 की क्रांति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ामों, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे और आगे आने वाले सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? यह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही थे किसके? 34वीं। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किसे दिया था? बख्त खां को। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? यह था ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियाँ थी वो। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। पहली घटना क्या हुई थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो किसे किया था? दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? ये थी वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलगढ़ में हुआ था, जो वर्तमान वाराणसी में है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? बरेली से कौन थे? खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ? ये है
ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किससे? यूरोज से। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया? बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह कौन थी? बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ये थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ये थे तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां के सलाहकार कौन थे? नाना साहब। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किनके? तो ये थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? ये थे तात्या टोपे। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किनका नाम था? तात्या टोपे का नाम। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो कुंवर सिंह संबंधित थे बिहार से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ये शामिल हुए थे आरा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? ये थे दीवान मनीराम दत्त। असम से कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? ये था जगदीशपुर। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन? ये थे अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो कौन नहीं था केंद्र? यह था जयपुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो किसने किया था? ये थे शहादत खां। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये थे गालिब, मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? यह था आगरा के। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं थे? ये थे उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ये थे ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से क्या तटस्थता बनाए रखी थी? निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये थे साहूकार और जमींदार। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन प्रभावित नहीं था? ये था चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ये था मुंगेर। अब आ जाइए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह और नाना साहब, ये कहाँ से थे? तो बख्त खां थे दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला ये थे अवध, कुंवर सिंह आड़ा, नाना साहब कानपुर। सूची 1 को सूची से सम्मिलित करना। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। मौलवी अहमद शाह, अजमुल्ला खां, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। तो क्या हो जाएगा इनका? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? किसने भाग लिया था? सभी ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नाना साहब, नवाब हामिद अली खां, मौलवी अहमद उल्ला, मनीराम दीवान, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और आसाम। तो नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खां दिल्ली, मौलवी अहमद उल्ला ये थे लखनऊ से, मनीराम दीवान ये थे आपके असम से।
1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? ये थे हेरसे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुखिया बनवाया था? कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थी? ये थे पाल्मस्टन। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? उपयुक्त सभी का। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? यह असफल रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? डी उपयुक्त सभी। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे और सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेजी राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो किसने खोया था? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने। विचार कीजिए। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। क और का दोनों सही है और यह एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ये थे जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की थी तो किसने कहा था? बी डी सावरकर। 1857 के संग्राम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? ये दिया था बी डी सावरकर ने। प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन, जिसको सूर्य कुमार सुरेंद्रनाथ सेन कहा गया है। इनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सैयद अहमद खां। तथाकथित भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? इसका कथन था आर सी मजूमदार का। किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय? किसने लिखा था यह इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम? लिखा था आर सी मजूमदार ने। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? कौन सी सही है? सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मातृप्रिय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कर दी थी? 1 नवंबर 1858 में। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, इसे पूरा किया था। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। क्या था? 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पीला आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। कहाँ से? गोरखा, सिंध और पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला चैप्टर है अन्य जन आंदोलन। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? ये हुआ था नील विद्रोह। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये थे दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पर? सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास
आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पर? सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पावना विद्रोह 1873, दक्कन विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, कोल विद्रोह 1831 से 32, यानी कि सी और डी दोनों गलत हैं। मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरुराम सिंह ने। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी? पंजाब। पागलपंथी विद्रोह में सत्ता एक विद्रोह था किसका? गारो का। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह। निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? ये थे दादू मियाँ। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। वेलुतम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृतज्ञ जनता किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोही सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ये हुआ था पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? यह था खोंड। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत। 1861 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? यह हुआ था सिंहभूम। बघेरा विद्रोह का नेतृत्व किया था? बड़ौदा। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरोध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, उसके बाद कच्छ का विद्रोह, फिर कोल विद्रोह और फिर संथाल विद्रोह। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? यह हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के समय। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू और चांद भैरव, चारों ने किया था। ए और बी। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह का विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1855 से 56 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बाड़ो। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर क्या है? 1, 2, 3। भागलपुर के पास मेजर बाड़ो संथालों से लड़ाई में हार गए। गोक्को गुड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम थे। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। निम्नलिखित में कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धतियावा कहा जाता है वो कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। मुंडाओं ने विद्रोह किया था कब? 1895 में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके में उनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इनमें से किसी के नहीं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची।
जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? सुरेंद्र शाही। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859, दक्कन का जो विद्रोह था वो 1875 में। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए: नील क्रांति, दक्कन कृषक के दंगे, बिरसा मुंडा उठाव। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल, पावना विद्रोह बंगाल, एका आंदोलन अवध, बिरसा मुंडा बिहार। सूची 1 को फिर सूची 2 से सम्मिलित करना है। तेभागा आंदोलन 1946 से 47, मोपला विद्रोह 1921, पावना किसान विद्रोह 1873, बंगाल नील विद्रोह 1859। रंपा विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह। तो बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60, पावना किसान विद्रोह 1873, रंपा विद्रोह 1889, जयंतिया विद्रोह 1860। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह केरल, इसको मालाबार बोलते हैं हम लोग। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824, बरहमपुर विद्रोह ये हुआ था फरवरी 1857, संथाल विद्रोह संथाल विद्रोह 1855 से 56, वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806, अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56, मोपला विद्रोह 1921। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सी और डी। कोली विद्रोह गुजरात और चुआड़ विद्रोह मध्य प्रदेश। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई, कहाँ से? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? नायक ताना भगत। ताना भगत आंदोलन जतरा उड़ाव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1914 ईस्वी में। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे समृद्ध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। कूका, ये आपका त्रिपुरा, कुकी विद्रोह पंजाब, पावना कृषक विद्रोह बंगाल, बिरसा मुंडा बिहार। निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? ई। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ये थे जोड़ानांग। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? एन.एम. लोखंडे। अब अगला चैप्टर आते हैं, उसको देखते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जॉन्स ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की सदस्यता प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जॉन्स। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में सबसे पहली
बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए थे। ये था चार्टर अधिनियम 1813। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, ये दोनों सही है। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित किससे संबंधित है? शिक्षा से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906। सेटलर आयोग संबंधित था किससे? शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेटलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? डी और बी। गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ये थे 1813 के चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यवाद और अंग्लविद विवाद से। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वक्त हुई थी? 1857 में। किसके सतत प्रयत्नों में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डी.के. कारवा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन संबंधित है? बी.सी. तिलक। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1875। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित टीमों पर विचार कीजिए। कौन सही सम्मिलित है? तो कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स का। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? ये थे मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? किसे घोषित किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो के लिए को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।